ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सैंडविच मॉडल। जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको मैंने दी है उसको ध्यान से समझिए। ये जो टॉपिक अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपको डिटेल में मैं और चीजें डेप्थ में समझाऊंगा, तो ये सारा चीजें समझिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडल जो दिया गया वो था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसके लिए दिया गया था? ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए। सैंडविच मॉडल को बोलते हैं लेमिलर मॉडल भी, लेमिलर मॉडल भी बोला जाता है इसको। और ये दिया गया था दो साइंटिस्ट ने, डेनियली एंड डेवसन। डेनियली एंड डेवसन नाम के दो साइंटिस्ट ने ये हमें सैंडविच मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो इन्होंने क्या क्या हमें पोस्टुलेट्स बताए या क्या क्या पॉइंट्स बताए हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट्स यहां पे लिख सकते हो, पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब्ड या गिवन बाय डेनियली एंड डेवसन इन सैंडविच मॉडल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इसको मैं ए कर देता हूं सैंडविच मॉडल को। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो देखो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, हालांकि यहां पे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या आप साइड पे लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन्स जो हैं वो आपको पता है हमारे पॉलीमर्स हैं, है ना, किसके? अमाइनो एसिड्स के। तो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होते हैं मतलब जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल, पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल है, किससे बना होता है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइड पे लिख सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए अगर किसी को कोई जरूरत है तो। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये फॉस्फोलिपिड क्या है? देखो अब जो ये लिपिड है, ये साइड पे लिखना, नोट्स में मत लिखना। तो जो ये लिपिड होता है, लिपिड बना होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से। एक्चुअली 3 फैटी एसिड्स होते हैं नॉर्मली एक लिपिड में, 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए लिपिड को सिंबल्स में कैसे शो किया जाता है? ऐसे। ये आ गया ग्लिसरॉल हेड और ये आ गई वो 3 फैटी एसिड्स चेन। ये नॉर्मली डायग्राम्स में ये ऐसे बनाया होता है। इसका मतलब ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, एक लिपिड मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड चेन्स होती हैं और एक ग्लिसरॉल हेड होता है। ठीक है, ये आ गया लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड में एक्चुअली एक जो फैटी एसिड चेन है ये रिप्लेस हो जाती है एक फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फोलिपिड में ये जो 3 फैटी एसिड चेन्स थी उसमें से लिपिड में से एक फैटी एसिड चेन जो है वो रिप्लेस हो जाती है फॉस्फेट ग्रुप से। तो क्या बन गया? देखो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी और बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया सैंडविच मॉडल में कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर। प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर, मतलब जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कुछ प्रोटीन्स स्फेरिकल होते हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसे फाइब्रस थ्रेड लाइक होते हैं।
ठीक है, समझ आ गया। तो इन्होंने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है दे आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर, मतलब वो स्फेरिकल टाइप के हैं, ये फाइब्रस टाइप के नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात की जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक इन नेचर का क्या मतलब है? एम्फीपैथिक इन नेचर का मतलब है कि इस फॉस्फोलिपिड में कुछ पार्ट ऐसा है जो हाइड्रोफिलिक है और कुछ पार्ट ऐसा है जो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का यहां पे मैं समझा रहा हूं, आपको अभी बताया था मैंने फॉस्फोलिपिड को हम कैसे बनाते हैं। ये आ गया वो ग्लिसरॉल हेड और ये आ गई वो फैटी एसिड चेन। यहां पे हम फॉस्फेट ग्रुप नॉर्मली नहीं दिखाते ताकि हमारी जो डायग्राम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा यहां पे बता सकते हो। अब ये देखो, ये जो ग्लिसरॉल हेड है दिस इज हेड पार्ट, और ये जो है इनको बोलते हैं हम टेल्स। जो हेड है वो किससे बना है? ग्लिसरॉल से, और जो टेल्स हैं वो किससे बनी है? फैटी एसिड से। ये आपको मैंने अभी समझा दिया है ना। तो याद रखना, ये जो ग्लिसरॉल हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक। दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट। और जो ये फैटी एसिड टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग पार्ट, जो वाटर को रिपेल करेगा। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ये हमारा क्या हो गया? एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ गया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक है, कौन सा हाइड्रोफोबिक है। देखो, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो वाटर सॉल्युबल चीजों को पास होने देगा अपने पास से, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो वाटर सॉल्युबल चीजों को, जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं वो यहां से यहां तो पास हो जाएगी, लेकिन यहां से आगे पास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इतना समझ आ गया अभी के लिए आपको? ये हो गया। अब आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि ये जो नॉर्मली हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे पड़ी होती है। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं, डबल लेयर है ना। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, और वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि जो टेल पार्ट है वो एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फेस ईच अदर। Tails of phospholipid molecule face each other and are held together. Tails of phospholipid molecule face each other and are held together by van der Waal forces. याद रखना, ये नीट में पूछा गया है कि जो टेल्स हैं एक दूसरे को कैसे होल्ड करके हैं, तो बाय वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक और पॉइंट यहां पे हमने करना है कि ये जो प्रोटीन्स, ये तो आगे लिपिड, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की पोजीशन तो आपको मैंने ऐसे समझा दी। तो प्रोटीन कहां प्रेजेंट है? प्रोटीन आउटसाइड की आउटर तरफ भी होता है और अंदर तरफ भी प्रोटीन्स होते हैं। इसने बस इतनी बात बताई। इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं, है ना। इसके मॉडल में कुछ कमियां थी, इसलिए तो ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अभी के लिए जितना जितना बता रहा हूं बस समझते जाओ। पूरा लेक्चर जब सुन लोगे कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है,
द प्रोटीन molecules are present on both the sides of phospholipid bilayer. दो लेयर्स है ना, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की दोनों तरफ जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो पोस्टुलेट्स थे, ये जो पॉइंट्स थे, ये बताए हमें डैनियली एंड डेफसन ने इन देयर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब देखो इन पॉइंट्स के बाद ये सारे आप अच्छे से लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन पॉइंट्स की. अब देखो अगर ये मॉडल सही होना था, तो वो जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग. अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसको हम सही मॉडल मान लेते. बट कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हो पाई, इसीलिए ये मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया. अब कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, उसकी बात करते हैं. देखो पहले एक सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे हम, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसने जो मॉडल बताया, क्या बताया. पहला पॉइंट बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर है. इस तरीके से कि जो टेल्स हैं फॉस्फोलिपिड की, दे आर फेसिंग ईच अदर. तो सबसे पहले मैं वही बनाऊंगा, ठीक है. तो आप भी बना लेना, इसके बाद लिखना कि क्या पॉइंट सेटिस्फाई हुए, क्या नहीं हुए. तो उसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर. तो ये मैंने फॉस्फोबाइलिपिड लेयर बना दी इस तरीके से कि टेल्स जो हैं दे फेस ईच अदर. फिर उसने बोला था द प्रोटीन्स आर स्फेरिकल इन नेचर एंड द प्रोटीन्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फॉस्फोबाइलिपिड लेयर. तो इस तरफ भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कुछ, है ना, और इस तरफ भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अब देखो दिस मॉडल एक्सप्लेन्स नंबर 1. पहला पॉइंट क्या था हमारा प्रॉपर्टीज में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड. इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन विच बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, है ना. पहला पॉइंट हमारा प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं. डेनियली एंड डेफसन ने क्या बताया वो हमने बात कर ली. उससे पहले मैंने बताया था कि जब साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज जो है सेल मेम्ब्रेन की दी गई. तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल चीजें दोनों ट्रांसपोर्ट होती है. अब देखो ध्यान से समझना, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज फॉस्फोबाइलिपिड, और बाहर की तरफ क्या है प्रोटीन. बाहर की तरफ क्या है प्रोटीन. तो देखो जो वाटर सॉल्युबल चीजें होती हैं वो प्रोटीन से, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और फैट सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये याद रखना, प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और फैट सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो वाटर फैट सॉल्युबल चीजों की बात करो पहले. देखो प्रोटीन है, प्रोटीन के पास से क्या फैट सॉल्युबल चीज ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, हो जाएगी. उसके बाद जो ग्लिसरॉल हेड है, ये तो पूरे की पूरी फैट लेयर है, ये तो पूरी की पूरी फैट लेयर है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां ये चीज ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. फिर वापस प्रोटीन आ गया, तो फैट सॉल्युबल चीजें इस मॉडल के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट हो सकती है, अंदर बाहर हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन जो है फैट को ट्रांसपोर्ट होने देता है, और ये जो बीच में ये तो है ही फॉस्फोलिपिड, तो ऑब्वियसली ये भी फैट को अंदर बाहर होने देगा. लेकिन क्या वाटर सॉल्युबल चीजें इस मॉडल के अकॉर्डिंग अंदर बाहर जा सकती है? देखो वाटर सॉल्युबल चीजें
पहली बात प्रोटीन से तो चली जाएगी, ग्लिसरॉल हेड जो है ये था हाइड्रोफिलिक, ग्लिसरॉल हेड जो था ये था हाइड्रोफिलिक, तो ग्लिसरॉल हेड से भी आगे चली जाएगी। लेकिन ये जो टेल्स थी, फैटी एसिड टेल्स थी, देवर हाइड्रोफोबिक, तो इसके आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो दिस मॉडल नंबर 1 पॉइंट क्या आया, दिस मॉडल did not explain the movement of, this model did not explain the movement of water soluble substances across the cell membrane. This model did not explain the movement of water soluble substances across the cell membrane. क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये आप लिख सकते हो पॉइंट्स फॉर रिजेक्शन ऑफ सैंडविच मॉडल या पोस्टुलेट्स फॉर रिजेक्शन ऑफ सैंडविच मॉडल, ये पहला पॉइंट। दूसरा, दे डिड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने इस मॉडल में कभी भी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की जो रेशियो वेरिएबल होती है वो उसकी बात भी नहीं की। They did not explain the variable protein and phospholipid ratio, उन्होंने इसकी बात भी नहीं की। और they couldn't explain the fluidic nature of या dynamic nature of cell membrane. They could not explain the fluidic या dynamic nature of cell membrane. They could not explain the fluidic या डायनेमिक नेचर। देखो उनके पोस्टुलेट्स में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है ना, ऐसी इन 2 पॉइंट्स की तो उन्होंने बात ही नहीं की। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स थे दे वर द रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ सैंडविच मॉडल। रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ सैंडविच मॉडल, रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ सैंडविच मॉडल। बात आ गई समझ, ठीक है। तो ये था सैंडविच मॉडल और उसके बाद में उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज, क्या पोस्टुलेट्स बताए और उसके बाद क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया। ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड वाला या डायनेमिक नेचर वाला है, ये आपको तब अच्छे से समझ आएगा जब हम तीसरा मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये रेशियो चेंज कैसे हो रही है और ये फ्लूइडिक नेचर का मतलब क्या है। बस ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स जब एक्सप्लेन हो जाएंगे, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन होंगे कि ये कैसे हो रहा है। इसलिए उस मॉडल को हम बाद में सही मॉडल मानते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगला मॉडल जो आएगा वो आएगा हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसमें भी लगभग यही सारी चीजें हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस आई हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर फाइनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो हमारा सही मॉडल है, ठीक है। तो अब करेंगे आगे हम हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इतना समझ आ गया आपको? कोई भी डाउट हो आप प्लीज मैसेज करें, कॉल करें, या यहाँ पे जब हमारा डाउट सेशन चलेगा तब आप बढ़िया से ये सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।